डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन इस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। सामाजिक संस्थाएं, भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं पाई जाती हैं। जाति, परिवार, जनजाति, ठीक है, इनको सामाजिक संस्थाओं का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे जाति पर। जाति होती क्या है? तो शब्द है वो पुर्तगीज भाषा के कास्टा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रजाति, नस्ल, रंग भेद। अब्बे डुबाइस जो फ्रांसीसी विचारक थे, उन्होंने कास्ट शब्द के बारे में बताया कि कास्ट शब्द पुर्तगीज से लिया गया है। इसे यूरोप में उन कबीलों एवं वर्गों को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें भारत की जनता विभाजित है। मतलब प्राचीन समय में क्या होता था कि भी भारत का समाज जो था वो वर्गों में विभाजित था। यही वर्ग आगे जाकर जातियों में विभाजित हो गए। प्राचीन वैसे मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जाति का जन्म कब से हुआ भारत में, लेकिन 500 से 900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा माना गया है कि जाति जो थी वो भारत में वर्गों के रूप में विद्यमान थी। मतलब वर्ग जो 4 तरह के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। जहाँ तक जाति की परिभाषाओं की बात है तो मजूमदार एवं मदान ने जाति के बारे में कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। मतलब जाति एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, यानी कि जाति जन्म पर आधारित है। एक व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया वो उसी जाति का बनकर रह जाता है। दूसरा जाति अंतर्विवाही है, यानी कि पूरी तरह से एक बंद वर्ग है। खान पान, सहवास, मिलना जुलना, उठना बैठना एक जाति के व्यक्तियों का एक ही जाति के व्यक्तियों के साथ उसी जाति के व्यक्तियों के साथ होता है। इसका मतलब मजूमदार एवं मदान ने क्या कहा है? जाति एक बंद वर्ग है, बंद जिसके अंदर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। नेक्स्ट है कूले। कूले ने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है हम उसे जाति कहते हैं। मीन्स वंशानुक्रम पर, जिस वंश में, जिस परिवार में हमने जन्म ले लिया, वो परिवार जिस जाति से बिलोंग करता है हम उसी जाति के कहलाते हैं। यही कूले ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा की अगर बात करें तो केतकर ने कहा है जाति एक ऐसा समुदाय है, यानी कि जाति समुदाय है और इसके सदस्य वही होते हैं। मीन्स सदस्य वही कहलाएंगे जाति के जो इसमें जन्म लेते हैं। एक विशेषता पता लगी कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित है। दूसरा, वे सदस्य अपने सामाजिक नियमों के आधार पर अपने समुदाय से बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं, यानी कि जाति अंतर्विवाही है। मतलब जाति के अंदर ही विवाह तय होते हैं सामाजिक नियमों के आधार पर। मतलब समाज में जो नियम है उनके अनुसार समुदाय के बाहर विवाह नहीं कर सकते जाति के सदस्य। यानी कि केतकर ने कहा है कि जाति एक ऐसा समुदाय है और इसके सदस्य वही होते हैं जो इसमें जन्म लेते हैं। वे सदस्य अपने सामाजिक नियमों के आधार पर अपने समुदाय के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। जाति की नेक्स्ट डेफिनेशन है एच.एस. रिजले के अनुसार। हर्बर्ट रिजले ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके निर्देशन में पहली बार भारत में जातिगत जनसंख्या की जनगणना की गई थी। एच.एस. रिजले के अनुसार जाति होती क्या है? जाति परिवार या परिवारों का संकलन है, यानी कि परिवारों का समूह है जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो अपने को एक काल्पनिक पुरुष या देवता से उत्पन्न होने का दावा करती है, एक ही वंशानुगत व्यवसाय को अपनाती है। मीन्स रिजले के अनुसार जाति का अपना एक वंशानुगत व्यवसाय होता है और जाति के सदस्य उसी वंशानुगत व्यवसाय को अपनाते हैं। वे एक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। मीन्स एक काल्पनिक पुरुष या देवता को वो से उत्पन्न होने का दावा करते हैं, यानी कि जाति परिवार या परिवारों का संकलन है।
कुल मिलाकर जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग जो वंशानुक्रम पर आधारित है, ये परिवारों का संकलन है। जाति अंतर्विवाही है और जाति के लोगों के साथ ही, उसी जाति के लोगों के साथ ही उठना बैठना खाना पीना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब सामाजिक नियमों के अनुसार ये उसी व्यक्ति को अपनाते हैं जो उनकी जाति का हो, और ये जन्म पर आधारित है। जिस परिवार में एक व्यक्ति ने जन्म ले लिया वह उसी जाति का माना जाएगा। जाति की विशेषताएं, फर्स्ट पॉइंट है जन्म पर आधारित। जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो जन्म पर आधारित है। जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया वो उसी जाति से संबंध रखेगा, उसी जाति का कहलाएगा। अंतर्विवाही यानी कि जातियों के अंदर, उन्हीं के अंदर विवाह होते हैं। वर्ग बहिर्विवाही है और जाति अंतर्विवाही है, यानी कि जाति के अंदर ही, जाति के व्यक्ति से ही संबंध बनाने पड़ते हैं। श्रेणीबद्ध व्यवस्था, जातियां एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, यानी कि कुछ जातियां उच्च स्थिति में होती हैं, कुछ जातियां निम्न स्थिति में होती हैं। उनको एक श्रेणीबद्ध क्रम के अनुसार रखा जा सकता है। जातियां आगे उपजातियों में विभाजित हैं। जातियों को आगे अनेक उपजातियों में भी विभाजित किया गया है। भारत में लगभग 3000 के आसपास जातियां पाई जाती हैं और ये जातियां आगे उपजातियों में विभाजित हैं। वंशानुगत व्यवसाय, प्रत्येक जाति का अपने वंश से मिला हुआ एक व्यवसाय होता है। जाति के लोगों के लिए जाति के लोगों को उसी व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। परंतु आजकल आधुनिकीकरण की वजह से, पश्चिमीकरण की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में 1860 में ही जाति से संबंधित जनगणना शुरू हो गई थी। मतलब जातियों पर आधारित आंकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि वो भारत पर अपने राज को लंबा करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 1860 से ही जाति से संबंधित जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। हालांकि 1881 में इसकी नियमित जनगणना की गई, लेकिन 1901 में करवाई गई जनगणना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हर्बर्ट रिजले की अध्यक्षता में करवाई गई थी और इसमें मेन तौर पर ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि वो श्रेणीबद्ध व्यवस्था के बारे में जाने, भारत में पाई जाने वाली जातियों की श्रेणीबद्ध व्यवस्था के बारे में जाने, उनके जातीय संस्करण के बारे में जाने। अतीत में अगर अतीत में देखा जाए तो जातियों के अंदर कुछ लचीलापन था, लेकिन जहाँ तक वर्ण और जाति की बात करते हैं तो जातियाँ पहले वर्णों में ही विभाजित थी। प्राय वर्ण और जाति को लोग एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। वर्ण शब्द जो है वो संस्कृत की व्री धातु से बना है, जिसका अभिप्राय चुनने या अपनाने से होता है। वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म व स्वभाव के अनुसार चुनता है। कुछ यूरोपीय विचारक वर्ण शब्द का अर्थ रंग से लगाते हैं। उनका क्या कहना है कि वर्ण व्यवस्था में प्रजातीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन ये सारी रंग पर आधारित होती हैं। जातियां पूर्णतया जन्म पर आधारित होती हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति का कार्य, व्यवसाय, सामाजिक परिस्थिति, विवाह आदि जाति के अंदर ही होते हैं। लेकिन वर्ण की अगर बात की जाए तो वर्ण जो है वो बहिर्विवाही होते हैं और जातियां अंतर्विवाही होती हैं। ठीक है, वर्ण में एक वर्ण के अंदर कई जातियां होती हैं और जातियां आगे कई उपजातियों में विभाजित होती हैं। अगर हम श्रीनिवासन की बात सुने तो उन्होंने कहा था कि आज के भारतीय समाज में जातियां ही असली इकाइयां हैं, ना कि वर्ण और जाति में अंतर भी पाया जाता है। शाब्दिक अर्थों में अगर अंतर की बात करें तो वर्ण जो है वो व्री धातु से बना है, संस्कृत की व्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है रंग या रंग के आधार पर जो है वर्ण, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण को अपना सकता है। जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती हैं और जाति जो है वो पुर्तगीज शब्द कास्टा से बना है, जिसको किसी कबीले के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ण कर्म प्रधान है, मतलब कर्मों के आधार पर वर्ण की प्राप्ति होती है, यानी कि मतलब
अच्छे कर्म पर अच्छा वर्ण, इस तरह से मतलब वर्ण जो है वो कर्म प्रधान है, जबकि जातियां जन्म प्रधान है। व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया वो उसी जाति का होकर रह जाता है। वर्ण व्यवस्था लचीली है, यानी कि कार्य के आधार पर वर्ण को अपनाया जा सकता है, किसी भी वर्ण को अपनाया जा सकता है। जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अक्षत्रिय वर्ण को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध के समय में कौरवों का साथ दिया था। जाति व्यवस्था कठोर है। जाति व्यवस्था कठोर है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया उसे उसी जाति के सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी व्यवसाय को अपनाना पड़ता है और उसी के लोगों के अनुसार आचरण करना पड़ता है। दूसरा, जातियां जो है वो अंतर्विवाही होती हैं और वर्ण जो है वो बहिर्विवाही होते हैं। जातियों में एक व्यक्ति को जाति के अंदर ही विवाह करना पड़ता है, उसी जाति के सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि वर्ण व्यवस्था जो है वो लचीली है। अगर संख्या की बात की जाए तो वर्ण जो है वो गिनती में कुल 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और जो जातियां हैं, जो भारत में लगभग इस समय 3000 के आसपास जातियां पाई जाती। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने जातीय अधिक्रम में प्रताड़ित एवं अस्पृश्य जातियों व जनजातियों की अनुसूचियां तैयार कर ली गई थी। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ही जाति व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन शुरू हो गए थे। इन समाज सुधार आंदोलनों को उच्च जातियों के प्रगतिशील व्यक्तियों व निम्न जातियों के सदस्यों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। इनमें ज्योतिबा बाई फुले, नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर ये विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। स्वतंत्र भारत को जाति व्यवस्था जो थी वो विरासत में ही मिली थी, क्योंकि ये उपनिवेशिक काल की ही देन थी। इसलिए भारत के संविधान में इसको समाप्त करने की व्यवस्था की गई। संविधान में जहाँ एक ओर समानता के अधिकार को शामिल किया गया, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जातियां व जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण की बात की गई, जिससे भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव लगभग बना रहा। 1980 के दशक में देश के अनेक जातिगत राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। जाति व्यवस्था में पृथकीकरण मीन्स अलगाव। एक जाति, वो नियम जो एक जाति को दूसरी जाति में मिश्रित होने से रोकते हैं, उनको पृथकीकरण का नाम दिया गया है। जाति व्यवस्था में पृथकीकरण पाया जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक जाति दूसरी जातियों से बिल्कुल अलग होती है, उसके खान पान के रहन सहन के नियम अलग होते हैं। मीन्स हर जाति के अपने खान पान के रहन सहन के नियम अलग अलग होते हैं और उन नियमों के आधार पर ही वो जाति व्यवहार करती है। ठीक है, जातियाँ अंतर्विवाही होती है। एक जाति अगर एक जाति मतलब ब्राह्मण जाति के व्यक्ति का विवाह ब्राह्मण जाति की लड़की से ही होगा, यानी कि जातियां जो हैं वो अंतर्विवाही होती हैं, यानी कि दूसरी जाति से ये पृथकीकरण रखती हैं। दूसरी जाति से इनका भोजन में, खान पान में, रहन सहन में बिल्कुल डिफरेंस पाया जाता है और यही व्यवस्था है जो एक जाति को दूसरी जाति में मिश्रित होने से रोकती है, दूसरी जाति में मिलकर रहने से रोकती है। ठीक है, एक जाति के अंदर जो है वो पृथकीकरण पाया जाता है। जातीय व्यवस्था में अधिक्रम पाया जाता है, यानी कि श्रेणीबद्ध व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि कुछ जातियां अपने को शीर्ष स्थान पर रखे बैठी है और कुछ जातियां जो हैं वो निम्न स्थान पर हैं। ठीक है, मतलब अधिक्रम पाया जाता है, एक श्रेणी व्यवस्था पाई जाती है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, वो जातियां जिनको उच्च स्थान प्राप्त है वो शुद्ध मानी जाती है और वो जातियां जिनको निम्न स्थान प्राप्त है उनको अशुद्धता की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जाति व्यवस्था में अधिक्रम पाया जाता है, यानी कि श्रेणी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक।
मतलब अलग अलग ब्राह्मणों को भारतीय समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त है। मतलब वो जातियां जिनको उच्च स्थान प्राप्त है उनको धार्मिक दृष्टि से शुद्ध माना जाता है, और वो जातियां जिनको धार्मिक दृष्टि से निम्न स्थान प्राप्त है उनको निम्न स्थान दिया गया है। हालांकि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के इस जमाने में ना तो कोई जाति उच्च है उससे कमतर है। प्रत्येक जाति को भारतीय संविधान में बराबर अधिकार दिए गए हैं और वो किसी भी व्यवसाय को अपना सकती हैं। मीन्स व्यवसाय को अपनाकर अपनी आजीविका वो कमा सकते हैं। जाति के बारे में कुछ लोगों ने ऐसे प्रयास किए जाति से संबंधित कि समाज में बदलाव आ सके, जाति व्यवस्था में कुछ बदलाव आ सके। इन बदलावों के बारे में प्रयास करने वाले लोगों में सबसे पहले थे आयन कली, 1863 में हुआ था। आयन कली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निम्न जाति के व्यक्तियों को आजादी से सड़क पर घूमने के लिए, मंदिरों में पूजा करने के लिए, इस तरह की आजादी दिलाने के लिए आंदोलन चलाए। मतलब जो निम्न जाति के व्यक्ति थे और अछूत थे, उनको सड़कों पर घूमने की पूर्ण आजादी नहीं थी, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। इसी तरह के नेक्स्ट राइटर है ज्योतिराव गोविंदराव फुले, यानी कि ज्योतिराव फुले। इनका जन्म 1827 में हुआ था। जाति व्यवस्था के अन्याय की इन्होंने बदसरना की, यानी कि बुराई की। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो दलितों के लिए कार्य करता था। दलित जिसका अर्थ है कुचला हुआ, शाब्दिक अर्थ दलित का क्या है? कुचला हुआ। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के अन्याय की बुराई की और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जिनका जन्म 1831 में हुआ था। जीवन अवधि थी उनकी 1831 से 1897 तक। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी लेडी थी जो देश में पहले बालिकाओं के लिए बने विद्यालय की प्रधान अध्यापिका थी। ये विद्यालय पुणे में स्थापित किया गया था, यानी कि देश में बालिकाओं के लिए बने विद्यालय की प्रधान अध्यापिका सावित्रीबाई फुले थी। ये विद्यालय सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था? पुणे में। पुणे में ये विद्यालय सबसे पहले स्थापित किया गया था, यानी कि प्रथम बालिका विद्यालय पुणे में स्थापित किया गया था, जहां पर सावित्रीबाई फुले ने एज ए टीचर अपनी अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट राइटर है पेरियार, 1879 से 1973 तक। इनका पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर था। ये एक बुद्धिजीवी थे जिन्होंने दक्षिण भारत में निम्न जाति के लोगों के लिए आंदोलन चलाया था। ये उस आंदोलन के नेता थे। उन्होंने लोगों को यह महसूस करने के लिए उद्बोधित किया था कि सभी मनुष्य बराबर हैं। हर व्यक्ति का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का पूर्ण आनंद ले, यानी कि समानता और स्वतंत्रता का अधिकार उनका पूर्ण अधिकार है। मतलब सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई भी जाति और धर्म के आधार पर एक दूसरे से अलग नहीं है, ना ही किसी से किसी भी तरह का भेदभाव किया जा सकता है। सब व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। राइटर है श्री नारायण गुरु। इनका जन्म 1856 में केरल में हुआ था। 1856 में केरल में हुआ था। इन्होंने सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया था। जो एक मेन क्वेश्चन बनता है वो ये कि सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो वो दिया था श्री नारायण गुरु ने। मतलब सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने ही दिया था, यानी कि भाईचारे का उपदेश इन्होंने दिया था। केरल में जन्मे, सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया, सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया। देखो जाति के इस चैप्टर के अंदर ही संस्कृतिकरण वर्ड आता है। संस्कृति वर्ण की जो अवधारणा थी वो एम.एन. श्रीनिवासन ने दी थी। एम.एन. श्रीनिवासन ने ही सबसे पहले संस्कृतिकरण और प्रबल जाति दोनों शब्दों के बारे में बताया था। ठीक है, उनकी बुक थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसमें उन्होंने
संस्कृतिकरण के बारे में बताया था। उनका कहना था कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति, मतलब कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदल लेता है तो उसको संस्कृतिकरण का नाम दिया जाता है। संस्कृतिकरण मेनली जो है वो संस्कृति शब्द से बना हुआ है, संस्कृत या संस्कृति शब्द से बना हुआ है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज और कर्मकांडों, विचारधारा और पद्धति को बदलता है तो उसको संस्कृतिकरण का नाम दिया गया है। हालांकि संस्कृतिकरण में जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं वो उच्च जाति के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान को अपना लेते हैं, लेकिन इससे समाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता, मतलब उन लोगों की स्थिति में इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता। सिर्फ परिवर्तन होता है श्रेणीकरण में, यहाँ पे उच्च जाति, निम्न जाति। निम्न जाति जब अपने रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान को बदलती है तो वो कोशिश करती है कि वो वहां तक पहुंचे, लेकिन उच्च जाति के व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। यही अवधारणा एम.एन. श्रीनिवासन ने दी थी। संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में निम्न जातियां जाति अनुक्रम में अपनी स्थिति को ऊपर ले जाने के लिए या ऊपर उठाने के लिए ब्राह्मणों और तथा क्षत्रियों के तरह से कर्म कांड व सामाजिक व्यवहार को अपनाती है। मीन्स ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड और सामाजिक व्यवहार को वो अपनाती है और अपवित्र समझे जाने वाले मांस मदिरा को त्याग देती है। इन सभी अनुकरणों के कारण वे निम्न जातियां स्थानीय अनुक्रम में ऊंचे स्थान की ओर अग्रसित होती हैं, मतलब ऊंचे स्थान की ओर जाती हैं। संस्कृतिकरण शब्द जैसा कि पहले भी बताया, संस्कृत या संस्कृति इन दो शब्दों से संबंधित है, यानी कि उनकी संस्कृति को अपना लेना, उनके रहन सहन, खान पान, उनके कर्म कांडों को और सामाजिक व्यवहार को अपना लेना संस्कृतिकरण कहलाता है। हालांकि संस्कृतिकरण इस वर्ड की आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई है। आलोचना क्योंकि मतलब प्रबल जातियां, क्योंकि हमारे समाज में कुछ प्रबल जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। प्रबल जातियां मतलब इन जातियों के इस तरह से संस्कृतिकरण को अपना नहीं पाती। संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया से समाज में गतिशीलता तो आती है, लेकिन उस गतिशीलता से, समाज में आई उस गतिशीलता से जाति व्यवस्था की केवल स्थिति में ही परिवर्तन आता है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आता, मतलब उस जाति का नाम नहीं बदला जा सकता। संरचना में, समाज की संरचना में परिवर्तन नहीं आता, उस जाति को फिर भी निम्न स्थान ही प्रदान किया जाता है। जाति अनुक्रम में बदलाव आता है, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो वास्तव में नहीं बदलती। अनुक्रम में तो वो थोड़ी सी ऊंची चली जाती है, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं बदलती। संस्कृतिकरण में जाति में ही नहीं, संस्कृतिकरण जो है वो जाति में ही नहीं बल्कि जनजाति व अन्य समूहों में भी पाया जाता है। इससे सामाजिक संरचना में कुछ परिवर्तन आता है, अनुक्रम या श्रेणीकरण में ही परिवर्तन आता है। जहां तक संस्कृतिकरण की आलोचना की बात है तो संस्कृतिकरण की आलोचना भी हुई है, मतलब संस्कृतिकरण को बहुत से लोगों ने अपनाया भी नहीं है। एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण के 4 आदर्श बताए हैं। उन्होंने बताया है कि सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि इनको द्विज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्विजों में ब्राह्मण ही आता है। द्विज मीन्स 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज 2 बार, एक बार जब वो जन्म लेता है और दूसरी बार जब वो जनेऊ ग्रहण करता है। नेक्स्ट है इसका क्षत्रिय व वैश्य, यानी कि मतलब क्षत्रिय और वैश्य भी द्विज माने जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा
के द्वारा जाने जाते हैं। आधुनिक भारतीय समाज में, तीसरा पॉइंट है, आधुनिक भारतीय समाज में शूद्र भी द्विज माने जाते हैं क्योंकि वो किसी महापुरुष या नेता से प्रभावित होकर अपने आप में और अपने सामाजिक व्यवहार में काफी परिवर्तन ले आते हैं। इसलिए आधुनिक समाज में शूद्रों को भी द्विज के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट जो भूमिका आती है वो चौथा आदर्श जो है वो है प्रभु जाति की भूमिका। भारतीय ग्रामीण समाजों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रभु जाति की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाती है। जिन जातियों की तर्ज पर निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वही प्रभु जातियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। संस्कृतिकरण की आलोचना भी काफी ज्यादा होती रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नोनिया जनजाति है, नमक बनाने वाली जनजाति। इन्होंने प्रभु जाति को देखते हुए जनेऊ धारण कर लिया, लेकिन वहां की प्रबल जातियों से यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, तो उन्होंने उनको मारा पीटा और उनके जनेऊ भी तोड़ दिए। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नमक बनाने वाली नोनिया जनजाति ने जब सामूहिक रूप से जनेऊ धारण कर लिया तो वहां के उच्च जातियों के जमींदारों से यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनको शारीरिक दंड भी दिया और इसके अलावा उनके जनेऊ भी तोड़ दिए। जो इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवासन ने जो दूसरी टर्म दी है वो है प्रभु जाति। प्रभु जाति यानी कि प्रबल जातियां, यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दी गई है। उस जाति को प्रभु जाति कहा जाता है जो किसी गांव या क्षेत्र विशेष में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या प्रभावशाली है। इस जाति का पारंपरिक रूप से जातीय श्रेणी में ऊंचा स्थान है। जातीय श्रेणी में वो पहले से ही उच्च स्थान पर विराजमान है या सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई है, उसको प्रभु जाति कहा जाता है। इन लोगों के पास जमीनें भी ज्यादा हैं और इनका प्रभुत्व उस क्षेत्र पर बना हुआ है। उत्तर भारत में ये जातियां अजगर के नाम से जानी जाती हैं। अजगर के नाम से, अजगर, अहीर, ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुज्जर, वैसे राजपूत। यानी कि अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, इन चारों जातियों को प्रभु जाति के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन चारों जातियों का उत्तर भारत में आज भी दबदबा है। प्रभुत्व जातियों में पश्चिम बंगाल में जो जाति पाई जाती है उसको सदगोप के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। गुजरात में पाई जाती है पाटीदार, गुजरात में पाटीदार और राजपूत। महाराष्ट्र में मराठा, यानी कि सदगोप कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। गुजरात में पाटीदार और राजपूत। मराठा कहाँ पे पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। उसके बाद कर्नाटक में है वोक्कालिंग और लिंगायत। ये दोनों कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में ये दोनों जनजातियों का दबदबा पाया जाता है। तमिलनाडु में बेल्लास गाउडर, पंडियाची और कल्लर, ये इन जातियों का दबदबा पाया जाता है। केरल में सीरियाई ईसाई कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में। ठीक है। उसके अलावा बिहार में भूमिहार इज़वन जाति है जो वो प्रभुत्व स्थान रखती है, और यादव बिहार में प्रभुत्व जातियों के रूप में जाने जाते हैं। तो
बचता है अस्पृश्यता के विरुद्ध 1920 में जो आंदोलन चलाया गया था वो किसने चलाया था? महात्मा गांधी और अंबेडकर ने। महात्मा गांधी और अंबेडकर ने 1920 में जो आंदोलन चलाया था वो अस्पृश्यता के विरुद्ध था। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि क्लास +2 के लिए जो टॉपिक मैंने आज करवाया है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।